डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम गुड गवर्नेंस के बारे में चर्चा करेंगे। गुड गवर्नेंस का मतलब है सुशासन। जब सुशासन शब्द की हम चर्चा करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो प्राय लोग ये अभिप्राय लगाते हैं कि एक अच्छी सरकार, अच्छे नागरिक और समय के साथ चलने वाली व्यवस्था, लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे, सरकार का उनके जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप हो, कानून का शासन हो, युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर हो, वंचित वर्ग को सरकार में समुचित भागीदारी मिले, रूल ऑफ लॉ हो यानी कानून का शासन हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, नियमों का सहज रूप से जनता और सरकार पालन करे। यानी सुशासन का अभिप्राय ये है कि जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, लाल फीताशाही का अभाव हो, सुगमता और सहजता से सरकार के कार्यालय जनता को अपना सहयोग देते हुए उनके सभी समस्याओं का निदान करें। सुशासन से तात्पर्य है किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई को इस प्रकार चलाना कि वह वांछित परिणाम दे, यानी निर्धारित परिणाम दे, जनता के अनुकूल परिणाम दे, ऐसा कार्य करे जिससे कि जनता का जीवन सरल हो और वह अच्छे माहौल में रहे। सुशासन के लिए कुछ निर्धारित मापदंड है, कुछ आवश्यक तत्व है। इन निर्धारित मापदंडों में सबसे पहला है अच्छा बजट। जब तक हम एक निर्धारित बजट सरकार के पास नहीं रखेंगे तब तक कोई कार्य सही ढंग से नहीं हो सकता है। तो बजट की व्यवस्था है वो वित्त विभाग के द्वारा टैक्सेशन के माध्यम से की जाती है। तो सुशासन के लिए जो संस्थाएं इसके लिए कार्य करती है उनको बजट एलोकेशन पर्याप्त मात्रा में। सही प्रबंधन से अभिप्राय है कि बजट का ठीक ढंग से उपयोग हो, किए गए कार्यों का आवंटन ठीक ढंग से हो। यानी सुशासन के लिए कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, ये जो इकाई है उसको मॉनिटर करने वाला व्यक्ति है वो सक्षम हो। इंजीनियरिंग विभाग में इंजीनियर जो है उसका नेतृत्व करे, शिक्षा विभाग में शिक्षाविद उसका नेतृत्व करे। ये सभी चीज़ें इसमें आती है। कानून का शासन का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर हो चाहे ना हो, कानून से ऊपर नहीं है, कानून ही सर्वोच्च होता है। सदाचार, व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता से अपने दिए गए दायित्वों का निर्वहन करे, उनमें भ्रष्टाचार के प्रति लालसा ना हो, तभी ऐसा हो सकता है। उच्च कोटि के नागरिक होने से सदाचार बना रह सकता है। उच्च बौद्धिक दशा का तात्पर्य यह है कि नागरिक शिक्षित हो, नागरिक व्यवस्था को समझे, न कि उस व्यवस्था को तोड़ने मोड़ने का प्रयास करें। अंतिम बात आती है संस्थागत समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अर्थात कार्यों का दोहराव नहीं होना चाहिए। दिए गए कार्य का आवंटन जो है वो उसको सही ढंग से समय से लोग निर्वहन करें, एक ही कार्य का दोहराव ना हो, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति और कार्य करने वाली भुजाएं दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, यानी सत्ता का आदेश की पालना होनी चाहिए। तो सुशासन के ये अगर सभी तत्व किसी संस्था में विद्यमान होंगे तो निश्चित रूप से वह अच्छे मनोवांछित परिणाम दे सकेगी। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। सुशासन के कुछ बाधक तत्व हैं, इन बाधक तत्वों को दूर करने से ही सुशासन अच्छे ढंग से स्थापित हो सकता है, संचालित किया जा सकता है। सबसे पहले है कि राज्य में या किसी भी संस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर पारदर्शिता का अभाव होगा, किए जाने वाले कार्य
और उनके परिणामों की चर्चा नहीं होगी, उनकी ऑडिट नहीं होगी, नियमानुसार कार्य नहीं करेंगे, फाइलों को जो है गुप्त रखा जाएगा, तो पारदर्शिता का अभाव होने से सुशासन संभव नहीं है। दूसरा, जंगल राज यानी भाई भतीजावाद होगा, किसी प्रकार की कानून की जो है वो मान्यता नहीं होगी, तो ऐसी दशा में सुशासन संभव नहीं है। भ्रष्टाचार अपने आप में सुशासन का सर्वोच्च बाधक तत्व है। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाएं हैं, उनमें अगर जनता की सहभागिता नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कार्य योजना में जनता की सहभागिता का होना आवश्यक है। सहभागिता ही किसी राज्य को उच्च रूप में स्थापित कर सकती है। राज्य के विभिन्न आयाम सहभागिता से ही संचालित हो सकेंगे। राज्य में अशिक्षा होगी तो निश्चित रूप से रूढ़िवादिता होगी, रूढ़िवादिता होने से कार्य योजना प्रभावित होगी। तो शिक्षित लोग होना राज्य में आवश्यक है। कमज़ोर कानून है वो कमज़ोर होने से भी सुशासन का अभाव होगा। इसलिए कानून पालन करने वाली एजेंसीज और उनको मानने वाले लोग दोनों के मन में कानून के प्रति आदर भाव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अकुशल नेतृत्व है, ये भी अपने आप में सुशासन के प्रतिकूल है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टरी के बारे में जानता ही ना हो, यानी मेडिकल साइंस के बारे में जानता ही ना हो, और उसको मेडिकल साइंस का नेतृत्व दे दिया जाए, तो किस प्रकार का शासन होगा आप समझ सकते हैं। कानूनविद ना हो, उसे कानून का नेतृत्व करने के लिए या न्यायपालिका का नेतृत्व करने के लिए कहा जाए, तो किस प्रकार से न्याय होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए अकुशल व्यक्ति नहीं बल्कि कुशल व्यक्तियों का ही नेतृत्व होना चाहिए। अस्थिर राजनीतिक व्यवहार, इसके अंदर ये आता है कि आपकी संस्था के प्रति, आपकी राजनीतिक दल के प्रति, आपकी राज्य के प्रति नैतिकता होनी चाहिए, न कि आपका धन के प्रति लालसा होना चाहिए, जाति के प्रति लालसा होनी चाहिए, या आपकी समाज या क्षेत्र के प्रति लालसा होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको गिनाई, पारदर्शिता का अभाव, जंगल राज, भ्रष्टाचार, जन सहभागिता का अभाव, अशिक्षा, कमज़ोर कानून, अकुशल नेतृत्व, अस्थिर राजनीतिक व्यवहार, ये सभी के सभी सुशासन में बाधक तत्व, एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। सुशासन के लिए आदर्श से मतलब यहाँ ऐसी अवस्थाएं जो विद्यमान रहेगी तो सुशासन है वो अच्छे ढंग से रहेगा। सबसे पहले है विधि का शासन होना चाहिए। अच्छी और स्पष्ट रूप से विधि जो है यानी कानून का राज है वही होना चाहिए। समानता एवं समावेशन, समानता का मतलब है जनता में समानता का भाव, और समावेशन का मतलब सभी क्षेत्रों का उसमें सहभागिता, यानी समानता एवं समावेशन होने से ही सुशासन संभव है। भागीदारी, जन भागीदारी होनी चाहिए। अनुक्रियता, अपने आप में उसके प्रति रिएक्शन होना चाहिए, उसमें सुझाव के लिए जनता के द्वारा समय समय पर अपनी मांगें रखी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुमत के द्वारा लिए गए निर्णयों को माना जाना चाहिए। प्रभावशीलता और दक्षता होनी चाहिए। अगर किए गए कार्यों में प्रभावशीलता नहीं होगी, जनता की इच्छा के मनोवांछित नहीं होंगे, अनुकूल नहीं होंगे, तो उनकी प्रभावशीलता नहीं रहेगी। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, किए गए कार्य की पारदर्शिता होनी चाहिए, केवल कागजी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों में हमने देखा कि एक 206 करोड़ का पुल बना और 6 महीने में ढह गया, तो किसको जिम्मेदार ठहराए? जनता का धन का अपव्यय हुआ तो उत्तरदायित्व अपने आप में होना चाहिए। अगर उत्तरदायित्व नहीं होगा तो जनता के धन का मनमाना व्यय होगा और इस प्रकार पुल ढहते रहेंगे और जनता मरती रहेगी। तो उत्तरदायित्व होना चाहिए। निष्पक्ष आकलन होना चाहिए। निष्पक्ष आकलन का मतलब किए गए कार्य, विधि और जो भी लिए गए निर्णय, उन सभी का निष्पक्ष रूप से आकलन होने पर ही हम ये कह सकते हैं कि सुशासन जो है होना चाहिए। अगर निष्पक्ष आकलन नहीं होगा तो किए गए कार्य की कोई भी मर्यादा नहीं रहेगी, उसका उद्देश्य नहीं रहेगा, तो यह अपने आप में सुशासन के लिए आदर्श स्थिति नहीं कहलाएगी।
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सुशासन व्यक्ति को भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही से मुक्त कर प्रशासन को स्मार्ट बनाता है। स्मार्ट यानी सिंपल, साधारण, मोरल, अपने आप पे अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट। स्मार्ट होने से ही गुड गवर्नेंस हो सकती है। ये 5 बिंदु है, इन पर हम ध्यान दें, उनको हम आगे रखें तो निश्चित रूप से सुशासन की स्थापना हो सकती है। योजना आयोग तथा विश्व बैंक द्वारा सुशासन की कुछ विशेषताएं बतलाई गई है, इनको भी हमें समझना चाहिए। किसी भी राज्य में सुशासन तभी हो सकता है जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक जो है इकाई के द्वारा किया जाए। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का मतलब ये है कि इसमें सभी व्यक्तियों को मत का अधिकार होना चाहिए, निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए और निर्वाचित करने का अधिकार भी होना चाहिए। सरकारी संस्थाओं की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो आजकल हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में सत्ता का केंद्रीकरण अत्यधिक बढ़ गया है, राज्यों के भावनाओं का जो है अवहेलना हो रही है, समवर्ती सूची पर केंद्र द्वारा निर्णय राज्यों पर थोपे जा रहे हैं, ये सभी की सभी जो है वो कार्य नहीं होने चाहिए। विकेंद्रीकरण होने से जनता की आवाज़ दब जाती है। जिस प्रकार हम लोग आज महंगाई से त्रस्त हैं, वह भी अच्छी बात नहीं है, इसे हम सुशासन नहीं कह सकते। जो कोविड महामारी है, इसमें आज प्रत्येक दिन देश में 40,000 से अधिक पेशेंट आ रहे हैं, जनता को सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है, ये भी अपने आप में विकेंद्रीकरण न होने के कारण देखा जा रहा है। अलग अलग राज्य अलग अलग प्रकार से जो है निर्णय ले रहे हैं, तो वह ज़्यादा उचित है, क्योंकि स्थान विशेष पर लिया गया निर्णय ही महत्वपूर्ण है। एक साथ पूरे देश के पर निर्णय थोपा नहीं जाना चाहिए। सामाजिक आर्थिक सेवाओं की समयबद्धता और उपलब्धता, कई बार हम ये देखते हैं कि सामाजिक सेवाएं हैं वो बाधित होती है, राज्य के द्वारा मनमाने निर्देश उनमें दिए जाते हैं और समयबद्ध उनकी उपलब्धता जनता को नहीं होती, तो इस प्रकार उनमें व्यय होता है और जनता को कोई लाभ भी नहीं होता। मितव्ययता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए और अंतिम बात आती है पर्यावरण के अनुकूल ही हमें कार्य करने चाहिए। ऐसे सड़क का निर्माण या शहर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो API का इंडेक्स है वो सर्वाधिक है, हमारे देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, तो पर्यावरण के अनुकूल योजनाओं का निर्माण होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें भारतीय इतिहास की, भारतीय विचारकों की, भारतीय प्राचीन राज्यों की, तो उनमें भी सुशासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित थे। जैसे शांति, आत्मिक एवं बाह्य, अगर आप में शांति होगी, हम योग करेंगे, हम ईश्वर को याद करेंगे, हम नैतिकता को अपने जीवन में मानेंगे, तो निश्चित रूप से सुशासन होगा। परिवार से ही हम लोग सुशासन का पहला पाठ पढ़ते हैं। सुव्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक सुव्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कौटिल्य ने कहा कि कर है वो अपने आप में इतने अधिक नहीं होने चाहिए। सुरक्षा का भाव होना चाहिए नागरिकों में, वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, दोनों ही प्रकार की जब तक सुरक्षा नहीं होगी नागरिकों की, तो वह किसी भी प्रकार से राष्ट्र के प्रति अकाउंटेबल नहीं होंगे। तो ये सुरक्षा जो है वह राज्य का प्रथम दायित्व है। न्याय होना चाहिए, देर से किया गया न्याय या महंगा न्याय दोनों ही गरीब के, आम नागरिक के विपरीत है, तो सुशासन संभव नहीं है। न्याय निष्पक्ष एवं शीघ्र होना चाहिए और सस्ता न्याय होना चाहिए। भारत में सुशासन को बेहतर बनाने के लिए कुछ संस्थाएं विद्यमान हैं, उनका योगदान भी महत्वपूर्ण है। जैसे न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, आजकल हम ये देखते हैं कि लोग जब भी विवाद आता तो लोगों कहते हैं हम तुमको न्यायालय में देखेंगे, तो न्यायालय के प्रति लोगों की निष्ठा आज भी व्याप्त है। मीडिया, स्वतंत्र मीडिया जो है, पत्रकारिता, समाचार चैनल व देश की दशा के बारे में हमें बताते हैं और हम जागरूक होकर के सरकार के बुरे कार्यों की आलोचना करते हैं और अच्छे कार्यों की हम तारीफ भी कर सकते हैं। तो मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए, एक
स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए। इसके अलावा नागरिक समाज बेहतर होना चाहिए। नागरिक समाज का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को जानें, समझें और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें और उनके जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पर्याप्त सहयोग भी दें। ये सभी की सभी चीज़ें सुशासन में आती है। लास्ट में थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स जो मैंने आपको सिलेबस बताया, जो आपको बुक्स बताई, उनके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनको आगे रख कर के अपनी नियमित स्टडी के बारे में सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग नए नए विषयों पर बात करेंगे। सिलेबस के अतिरिक्त हम रिसर्च के बारे में, शोध के बारे में, हमारे देश के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं। उनके जो लिंक है आपको दिए गए हैं, उन लिंक को क्लिक करके आप उनमें सहभागिता कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक ग्रुप में मैंने एक वेबिनार का लिंक भी दिया है। तो आप और हम लोग मिलकर के इस महामारी के समय अपने घर पे बैठ कर के ही अध्ययन को भी निरंतर जारी रखेंगे। ऐसी शुभकामना के साथ थैंक यू।